इसमें पढ़ लो तुम लोग अभी। एक टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? देखो, बिजनेस सिस्टम चूंकि पढ़ रहे हैं तो उसमें इन बिजनेस सिस्टम तो हम कोई भी बिजनेस करें। मान लो कि मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं, तो मोबाइल में ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स 1 2 3 4 5, ऐसे ढेर सारे पार्ट्स होते हैं मोबाइल में। ठीक। अब आपकी जो कंपनी है वो इन पार्ट्स को यूज करती है और क्या बना देती है? मोबाइल। ठीक है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ये पढ़ रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक बिजनेस है मोबाइल बनाने का। तो कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो कि मोबाइल बनाती है, और उस मोबाइल में कई सारे पार्ट्स होते हैं। मान लो कि उसमें से मोबाइल में कैमरा है, मोबाइल का सर्किट है। ठीक है। मोबाइल के अंदर की मेमोरी है, मोबाइल के अंदर का स्क्रीन है, और भी बहुत से पार्ट्स हैं। हम यहाँ पे 2 4 पार्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो फैक्ट्री क्या कर रही है? वो पहले कैमरा बना रही है, फिर सर्किट बना रही है, फिर मोबाइल बना रही है, फिर मेमोरी बना रही है, और फिर स्क्रीन बना रही है। इन सबको बना रही है। तो कंपनी पहले क्या कर रही है? फर्स्ट डेवलप ऑल पार्ट्स। पहले क्या कर रहा है? वो कैमरा बना रहा है, सर्किट बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, वो क्या कहते हैं, मेमोरी बना रहा है, स्क्रीन बना रहा है। पहले ये सब पार्ट्स बना रहा है, माइक बना रहा है। ठीक है। टच स्क्रीन बना रहा है, ये सब चीजें बना रहा है। देन अब इसको क्या कर रहा है? अब प्लेस ईच पार्ट, हर पार्ट को प्लेस ईच पार्ट ऑन इट्स लोकेशन, और हर पार्ट को इस अपनी लोकेशन पे रख दे रहा है। और रखने के बाद हमें फाइनली क्या मिल रहा है? मोबाइल। अब अगर अब देखो होता क्या है कि ये जो पार्ट्स बना रहे हैं, ये पार्ट्स पहले पार्ट्स बना रहा है, और फिर मोबाइल को, और फिर उन पार्ट्स को जोड़ रहा है, और जोड़ करके भाई उसने कैमरा जोड़ा, कैमरा बना लिया, फिर कैमरा और सर्किट और स्क्रीन और मेमोरी और इन सब चीजों को उसने आपस में जोड़ दिया, और जोड़ करके क्या बना दिया? मोबाइल बना दिया। तो इसको, इसका सबसे ज्यादा समय किस चीज में लगेगा? बताइए। इसका सबसे ज्यादा समय किस चीज में लगेगा, बता सकते हैं? हम कह रहे हैं कि एक मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है, उसको मोबाइल बनाना है। तो वो कैमरा बना रही है, सर्किट बना रहा है, कंपनी ने सर्किट बनाया, फैक्ट्री ने सर्किट बनाया, मेमोरी बनाया, स्क्रीन बनाया। इसका मतलब फैक्ट्री के अंदर कैमरा बनाने की फैक्ट्री, सर्किट बनाने की फैक्ट्री, मेमोरी बनाने की फैक्ट्री, स्क्रीन बनाने की फैक्ट्री, हर चीज की छोटी 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 फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद मोबाइल बनेगा। तो इसका और अच्छा तरीका, जैसे आशुतोष ने कहा, पार्ट्स बनाने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। वेरी गुड। तो पार्ट्स बनाने में, ये प्रोसेस करने में सबसे ज्यादा समय लग रहा है। अब इसका कोई तरीका बताइए। यहीं पे सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग। और कोई मेथड बताइए इसका।
सबसे ज्यादा टाइम पार्ट्स बनाने में लग रहा है। दूसरा तरीका, अगर आपकी फैक्ट्री होती तो क्या करते? क्या करते? अगर आपकी फैक्ट्री होती तो आप क्या करते? आप करते परचेज रेडीमेड पार्ट्स। परचेज रेडीमेड पार्ट्स, आप रेडीमेड पार्ट्स खरीद लेते और उन पार्ट्स को जोड़ करके मोबाइल बना देते। तो आपको कैमरा बनाने के लिए कैमरे बनाने वाली मशीन, सर्किट बनाने के लिए सर्किट बनाने वाली मशीन, मेमोरी बनाने के लिए मेमोरी बनाने का सेटअप और स्क्रीन बनाने के लिए स्क्रीन बनाने वाला सेटअप नहीं लगाना पड़ेगा, और आप पार्ट्स को जोड़ जोड़ करके मोबाइल बना लेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट्स आर, क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर प्री डिफाइंड, पहले से बने हुए होते हैं, बस उनको यूज करना है आपको। यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कहलाता है। समझ में आ गई बात? अब बताओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये एक रेडीमेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब जब हम चीजों को, पहले से बनी हुई चीजों को यूज करके, बस मेनली हमें क्या बनाना है, मेन चीज हमें समझ में आनी चाहिए हमारा। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, आप घर बनवा रहे हैं। घर में आपको स्विच लगवाना है और बल्ब लगवाना है। अब अगर आप अपने घर में स्विच और बल्ब को, इन दोनों को क्या करें? डेवलप करें, बनाएं। कहाँ? डेवलप एट होम, घर पे बनाएं। और फिर क्या करें? तब इसको जो है यूज करें, देन यूज इट। तो हमारा सबसे ज्यादा वक्त जो खराब होगा वो यहाँ पर खराब होगा। इसके लिए क्या करेंगे? ये क्या है? ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग। और हो सकता है उतना परफेक्ट भी ना बने। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो स्विच और बल्ब है, हम क्या करेंगे? वी कैन परचेज इट फ्रॉम मार्केट। हम इसको मार्केट से जा करके परचेज कर लेंगे। तो इसका मतलब मार्केट में ये जो बल्ब है और स्विच है, ये क्या है? रेडीमेड है। इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये बात समझ में आई? जैसे, जैसे आप ऐसे समझिए, आप मोबाइल के अंदर फोटो को एडिट करते हैं। तो आपको क्या होता है? आपको कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन मिल जाते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन या प्री डिफाइंड फिल्टर्स कह लीजिए, प्री डिफाइंड फिल्टर्स। तो उनसे क्या करते हैं, आप अपनी फोटो पर कुछ डिफरेंट 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 अपनी चीजें उसमें ऐड कर लेते हैं, तो आपका फोटो जरा डिफरेंट दिखने लगता है। ये फोटो है, आपका फोटो है, आप डिफरेंट दिखने लगे। आपने क्या यूज करा? प्री डिफाइंड फिल्टर्स या प्री डिफाइंड फंक्शंस उसमें यूज करे। वही प्री डिफाइंड क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो बताओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब रेडीमेड चीजें। हम कोशिश करेंगे
कि बनी बनाई चीजें यूज करें। आपको ऑफिस सेट करना है और आपके पास टाइम कम है, अगर समय कम है तो आपको ऑफिस सेट करना है, तो आप क्या करेंगे, रेडीमेड चेयर ले आएंगे। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चेयर्स मिलती हैं, ताकि आपका काम शुरू हो जाए, समय से काम शुरू हो जाए। क्योंकि काम अगर लेट हो जाएगा, हाँ आपके पास टाइम है तो आप खूब बनवाइए, आप कारीगर को बुलवाइए, लकड़ी की चेयर बनवाइए, उस पर खूब डिजाइनिंग करवाइए। लेकिन अगर टाइम कम है तो हम क्या करेंगे, हम चीजों को रेडीमेड लेकर के बना लेंगे। क्लियर है ये, समझ में आ गया? अब इसमें एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग सिस्टम, क्रिएटिंग सिस्टम with acceptable acceptable response time। देखो, हमेशा से हमारे लिए सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है वो क्या है, टाइम। समय बहुत प्रीशियस है। तो बिजनेस में, इन बिजनेस, टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। किसी भी बिजनेस में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट ये कहता है कि कहाँ हमें ज्यादा समय लगाना चाहिए, हमें ज्यादा टाइम कहाँ पे लगाना चाहिए, और हमें कम टाइम कहाँ पे लगाना चाहिए। पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, कहाँ पे समय हमें कम कर देना चाहिए, कहाँ हमें ज्यादा देना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर कह रहा है, जैसे क्रिएटिंग सिस्टम, एक ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाइए जिसमें क्या हो, एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स टाइम हो। जैसे मान लेते हैं जोमेटो है, जोमेटो से आपने ऑर्डर किया लंच, लंच ऑर्डर किया है, ठीक है। आपने लंच ऑर्डर किया है 12 बजे, ठीक है। तो अब हमें ये बताइए कि डिलीवरी टाइम क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए। जोमेटो से आपने लंच ऑर्डर किया, 12 बजे आपने ऑर्डर किया, तो डिलीवरी टाइम क्या होना चाहिए, क्या होता है वो नहीं पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। तो यहाँ पर अंशिका ने बताया कि भाई लंच जो है वो 30 से 45 मिनट में आ जाए। सानवी बता रही 15 मिनट में आ जाए। आशुतोष ने बताया भाई 15 से 20 मिनट में आ जाए। तो ये सबका अपना अपना व्यू है। हर पर्सन ये चाहता है कि हमने 12 बजे ऑर्डर किया है, तो ये जो टाइम है, यानी कि 30 से 45 मिनट, 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, तो डिलीवरी टाइम किस पे डिपेंड करता है, डिलीवरी टाइम डिपेंड ऑन, जो डिलीवरी टाइम है डिपेंड ऑन टाइम टेकन टू रीच रीच द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे
तरुण सर बाहर से खड़े होकर के हेलो कर रहे थे, तब उन्हीं को हेलो कर रहे थे। कभी आप सोचें किसे हाथ हिला रहे हैं सर। फिर इधर लिख लेते हैं साफ साफ में, जरा वहां जगह कम पड़ गई। ठीक है। तो आप सबने जो जवाब दिया ना, 30 से 45 मिनट, 15 से 20 मिनट, तो जो भी खाना आएगा जोमेटो से, तो डिलीवरी टाइम डिपेंड ऑन, एक तो होगा कि आपने ऑर्डर क्या किया है, ऑर्डर्ड फूड, के फूड क्या ऑर्डर किया है आपने, डिस्टेंस कितनी है, कि रेस्टोरेंट, जिस रेस्टोरेंट से आप मंगा रहे हैं वो रेस्टोरेंट आपके घर से कितना दूर है, और अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डिलीवरी बॉय, जो डिलीवर करेगा वो डिलीवरी बॉय अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। और भी बहुत सी चीजों में इस पे डिपेंड करेगा डिलीवरी टाइम। तो जोमेटो जो है, या स्विगी या जोमेटो, ये एक ऐसा टाइम जनरेट करेगा जो कस्टमर को सुटेबल हो, डिलीवरी बॉय को सुटेबल हो, डिस्टेंस को सुटेबल हो, और जो आपने ऑर्डर किया वो उतनी देर में बन जाएगा। मान लो जोमेटो ने आपसे कमिट कर दिया 5 मिनट, और आपने उससे कहा है हमको पूरी दोपहर के लंच में वेज थाली चाहिए, वो भी स्पेशल, वेज थाली स्पेशल चाहिए। ठीक है। हमें वेज थाली स्पेशल चाहिए, तो 5 मिनट में वेज थाली स्पेशल कैसे बन जाएगी? ये तो रेस्टोरेंट वाला बासी हो, बासी दे दे पैक करके तो अलग बात है, पैकिंग में भी 3-4 मिनट का वक्त लगेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, जो जोमेटो है, ये कौन सा फूड ऑर्डर करा है, डिस्टेंस क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, इसलिए हर डिलीवरी जो है इसकी बदलती रहती है। कोई डिलीवरी हो सकता है 10 मिनट्स में हो जाए, कुछ डिलीवरी हो सकता है 20 मिनट्स में हो जाए, कुछ डिलीवरी हो सकता है 30 मिनट्स में हो जाए। इट डिपेंड्स। ये किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर्ड फूड, डिस्टेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ डिलीवरी बॉय एंड सो ऑन। ठीक है। तो हमें एक ऐसा, अब यहाँ पर देखिए हमारा हेडिंग पढ़िए, क्रिएटिंग सिस्टम विद एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स टाइम। इसको फिर से यहाँ पर लिखिए, दूसरे पेज में। क्रिएटिंग सिस्टम कैसा? एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है जो स्वीकार योग्य हो, स्वीकार्य हो। एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स टाइम। अब आपसे अगर यहाँ वाले स्क्रीन पर आइए, जोमेटो ये कहता है कि आपने जो वेज स्पेशल थाली ऑर्डर करी है, हम 2 आवर में भेजेंगे, 2 आवर। तो आप क्या कहेंगे? उसमें दिखाता है ना एस्टिमेटेड टाइम, तो एस्टिमेटेड टाइम में अब आप क्या करेंगे? नॉट एक्सेप्टेबल, ये कस्टमर इसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। मान लीजिए आपने ओला बुक करी, ओला टैक्सी, और आपकी ट्रेन वो 9 बजे उसका डिपार्चर टाइम है। आपने जो ओला बुक करी है वो मान लीजिए आपने करी है 8 बजे, और आपका 5 से 10 किलोमीटर दूर है घर। अब ओला ये कह रहा है कि साहब हमको अभी 1 घंटे 50 मिनट लगेंगे, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है। भाई इतनी देर नहीं लगेगी, इतनी देर हमें, हमारी तो ट्रेन छूट जाएगी 9 बजे। ठीक है। तो ऐसा हमें सिस्टम जनरेट करना है जिसमें जो रिस्पॉन्स टाइम हो वो क्या हो? एक्सेप्टेबल हो। रिस्पॉन्स का मतलब होता है
कि कोई भी, जैसे हम आपसे पूछते हैं तो आप हमें रिस्पांस देते हैं, हम वेट करते हैं, आप एक दो आप जो है 10 से 15 सेकंड के बीच में हमको रिस्पांस कर देते हैं, यस सर आ रही है आवाज, यस सर नहीं आ रही, जैसे हम पूछे आवाज आ रही है, अब आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करो, हम बैठे रहेंगे कि यार आवाज लगता जा ही नहीं रही है ना। तो इसी को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम को मैनेज करना, ये डिपेंड करता है कि क्या काम कर रहे हैं, वर्क कैसा है। तो एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स टाइम के लिए जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स, वो फैक्टर्स हो जाएंगे कि भाई आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बिजनेस है, वट एवर, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस टाइप का है, ठीक है, हमें कितना टाइम लगेगा वहां से लाने या ले जाने में, ठीक है, और उसको कैसे पिक करा जाएगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन है, कैसे हम ले जाएंगे, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्टेशन भी फैक्टर होगा। फिर हो सकता है कि डिलीवरी में वेदर, यानी कि मौसम, मौसम भी एक फैक्टर हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई भी रिस्पांस आपने कहा 10 मिनट में, तो 10 मिनट में बारिश बहुत तेज हो गई, वो उस एरिया में पानी भर गया, वाटर लॉगिंग हो गई, तब क्या होगा, तब देर हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि क्रिएटिंग सिस्टम विद एक्सेप्टेबल रिस्पांस टाइम। तो हर बिजनेस में, चाहे आप जोमेटो है, स्विगी है, ओला है, इवन आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, डोमिनोज पिज्जा है या कोई भी, एनीथिंग, हर जगह जो टाइम मैनेजमेंट है, वो टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहता है एट ईच एंड एवरी प्लेसेस। हर प्लेसेस पे टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। क्यों? ताकि कैसा सिस्टम बन सके, एक्सेप्टेबल रिस्पांस टाइम वाला सिस्टम बन सके। क्लियर है ये? अब बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? अब एक चीज देखिए, इसमें क्या है, एक है वर्कलोड एनालिसिस, ये टॉपिक है आपका, वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस क्या होती है? आपका, मान लीजिए कि आपका घर है, या आप मान लीजिए कोई ऑफिस है, घर छोड़िए, ऑफिस ले लेते हैं, ऑफिस है। अब ऑफिस में आपका, मान लीजिए आप मैनेजर हैं, ऑफिस में आप मैनेजर हैं, या आपका ऑफिस है तो आप सीईओ हैं, आप अपने आप को एज्यूम करेंगे, आप सभी सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टॉप मोस्ट पे, ठीक है। अब आपके अंडर में बहुत सारे, मान लीजिए मैनेजर्स हैं, मैनेजर वन, मैनेजर टू, मैनेजर थ्री, ठीक है। अब सीईओ यानी कि आपने क्या करा, यू, आप कौन है, सीईओ है। हम लोग बिजनेस सिस्टम पढ़ लें, इसलिए हम लोग ऑफिस या फैक्ट्री या इंडस्ट्री का ही एग्जांपल लेकर के चलेंगे। सीईओ है आप। अब आपने क्या करा, आपने, आपको एक वर्क असाइन करना है, सीईओ एक वर्क चाहते हैं कि हम वर्क असाइन कर दें, वर्क असाइन करना चाहते हैं। तो वर्क असाइन के लिए सीईओ को सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट चेक, विच मैनेजर इज फ्री, कि कौन सा मैनेजर फ्री है अभी। मान लीजिए कि ये बिजी है, ये भी बिजी है और ये भी बिजी है, और ये हमारा फ्री है, एफ फॉर फ्री। तो वर्क जो असाइन होगा वो क्या होगा, वो मैनेजर वन को मिल जाएगा। तो सीईओ अब पूरे में टहल के तो देखेगा नहीं, अब आपकी मान लीजिए कंपनी दो ही तीन लोग हैं, तब तो कोई बात नहीं, आप देख लेंगे। लेकिन जब 2-3 हजार लोगों की कंपनी हो, 4 हजार लोगों की कंपनी हो, 5 हजार लोगों की कंपनी हो, मान लीजिए 2000 एम्प्लॉई है,
तो सीईओ क्या पूरे में टहल के देखेगा कि हमारा कौन सा मैनेजर खाली है या कौन सा मैनेजर भरा हुआ है? तो इसके लिए क्या करा जाए, एक, इसके लिए करा क्या जाए, देखो इसके लिए होगा एक वर्कलोड। वर्कलोड मतलब किसको कौन सा कौन कितने का समय के लिए बिजी है, किसको कौन कौन सा काम दिया गया है और किस समय वो खाली है या बिजी है, शेड्यूल समझ लो। तो एक वर्कलोड शेड्यूल बना लिया जाए। तो वर्कलोड शेड्यूल जब बनेगा तो उसमें क्या होगा कि एक इस तरह से कुछ बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा इससे, कि इससे हम ये कर लेते हैं कि जैसे मान लो मैनेजर वन, हम ये मान लेते हैं मंडे और ट्यूसडे। ये ऐसे समझ लो इसको आप, मंडे ट्यूसडे है क्या, ये हमारा है फ्री डेज। ये क्या है, फ्री डेज, खाली दिन है। और ये क्या है, डेजिग्नेशन, कि कौन खाली है। ठीक है, कौन कौन खाली है, तो हमने कहा भाई मैनेजर वन मंडे और ट्यूसडे को फ्री रहता है, और मैनेजर टू ये ट्यूसडे को फ्री रहता है, मैनेजर थ्री ये सैटरडे को फ्री रहता है। तो अब यहां पर इस वर्कलोड से समझ जाएगा, यानी कि जब भी हमको, यानी कि सीईओ वेन एवर यू want to assign a work to any manager, then you have to check वर्कलोड चार्ट या शेड्यूल, आप चार्ट कह सकते हैं, आप शेड्यूल कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है वर्कलोड चार्ट है, इसी को चेक कर लेगा, वर्कलोड चार्ट को। और इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कौन सा एम्प्लॉय या कौन सा मैनेजर फ्री कब है और वो बिजी कब है। ऐसे ही हम किसी और चीज का भी बना लेते हैं, असाइनिंग टास्क का, कि किसको किसको कौन कौन सा काम मिला है और किसको कौन सा काम नहीं मिला है। तो कौन किसको, जैसे घर में नहीं रहता है, घर में कोई अगर पढ़ रहा है और कोई अगर खेल रहा है, और बड़े को पानी मंगवाना है तो किससे मंगवाएगा, खेलने वाले से। कहेगा भाई जो पढ़ रहा है वो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इसको पढ़ने देते हैं, खेलने वाले से कह देते हैं तुम पानी ले आओ। बात समझ में आ रही? तो जो फ्री रहता है उसी से आप काम, लेकिन अगर कोई दिन भर कोई बिजी रह रहा है और आप उसी से काम बताए चले जा रहे हैं तो वो क्या होगा, इरिटेट हो जाएगा, वो यही कहेगा कि आप हम ही से सारा काम करवा रहे हैं, जो फ्री है उससे तो करवा ही नहीं रहे। तो ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, वर्कलोड एनालिसिस। तो वर्कलोड एनालिसिस बिजनेस में बहुत जरूरी है, कि कौन सा डिपार्टमेंट के लोग खाली हैं, कौन से एम्प्लॉय खाली हैं, कौन से एम्प्लॉय भरे हुए हैं, कौन से एम्प्लॉय को काम असाइन करा हुआ है। तो ये सारा पूरा एनालिसिस करते रहना चाहिए बिजनेस सिस्टम में, क्योंकि अगर आप दो चार कंपनी की, दो चार लोगों की कंपनी है, दो चार लोग ही है, तब तो आपको वर्कलोड एनालिसिस को इतना कोई वो मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसे ही 20 है, 200 है या 2000 है, तो इट्स मैटर टू वरी, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके हिसाब से आप एनालिसिस करिए। तो वर्कलोड एनालिसिस समझ गए, समझ में आ गया, वर्कलोड एनालिसिस क्लियर है? ओके। एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, देखिए टॉपिक है भी कि नहीं, एस्टिमेशन ऑफ डिजाइन पैरामीटर। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन समझ लो क्या होता है।
अब वो चाहे डिजाइन पैरामीटर है चाहे जो भी हो, एस्टिमेशन एक कॉमन वर्ड, पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग। एस्टिमेशन, ये लास्ट टॉपिक है। एस्टिमेशन एस्टिमेशन क्या होता है कि किसी भी चीज का एक अंदाजा लगाना, उसी को हम एस्टिमेशन कहते हैं, किसी भी चीज का अंदाजा। ठीक है, अंदाजे को, एस्टिमेशन को और भी क्या कहेंगे, से गेस करना। जैसे आपको याद होगा, हाई स्कूल और इंटर में एक गेस पेपर हुआ करता था, जो कि बहुत सारी जो है कंपनीज, पब्लिकेशन कंपनीज जो है वो गेस पेपर निकालती हैं। तो गेस पेपर में जो है उन्होंने पता चला 50 क्वेश्चंस दे दिए। तो जो 50 क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में मान लीजिए 5 क्वेश्चंस आने वाले या 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसी 50 क्वेश्चंस में से आपको गेस पेपर बना दी। तो ये जो 50 क्वेश्चंस है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस बना दिए। और कभी कभी ये गेस बहुत अच्छे काम कर जाते हैं। जिस साल गेस ये बहुत अच्छा काम कर जाता है, और जो गेस पेपर की कंपनी है, जैसे मान लो कोई XYZ कोई कंपनी है, जैसे मान लो PB, कोई भी कंपनी है, PBX कंपनी है, तो ये PBX कंपनी जो है, अगर 50 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं या 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसकी गुडविल बन जाएगी PBX की। तो बच्चे क्या करेंगे, अगले साल से कहेंगे भाई PBX ही खरीदेंगे, अपने जूनियर को भी खरीदवाएंगे, भाइयों को भी खरीदवाएंगे, सिस्टर्स को भी यही कहेंगे यही ले लो, क्योंकि इसके गेस पेपर अच्छे होते हैं। ऐसे ही हम किसी टीचर के पास जाते हैं और टीचर से भी पूछते हैं, हाई स्कूल इंटर में भी पूछा होगा, टीचर से कहते हैं सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए। तो बहुत सारे टीचर बताते हैं, बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं। वैसे तो इम्पोर्टेंट क्या है ये बताना नहीं चाहिए। अगर हम नहीं बताते हैं तो आप क्या करते हैं, आप 100% सिलेबस कवर कर देते हैं, 100%। लेकिन अगर टीचर इम्पोर्टेंट बता दे कि बेटा ये इम्पोर्टेंट है, और टिक लगा दे कि भाई ये टिक लगा दिया हमने, तुम्हारा ऐसा है कि ये क्वेश्चन है, ये है और ये है, इसमें टिक लगा दे, तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ यही पढ़ेगा, बाकी नहीं पढ़ेगा। तो कुछ बच्चे ठीक रहते हैं, देख कर टीचर भी जानते हैं कि किसको इम्पोर्टेंट बताना चाहिए और किसको इम्पोर्टेंट नहीं बताना चाहिए, तो सबको इम्पोर्टेंट नहीं बताते। वो समझ जाते हैं कि अगर इसको इम्पोर्टेंट बता दीजिए तो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट ही पढ़ेगा। तो एस्टिमेशन इज व्हाट, एक गेस लगाना कि किसी भी काम में जो भी है, अब गेस किसी भी चीज के लिए हो सकता है। जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ये कॉस्ट का भी हो सकता है कि कितनी कॉस्ट लग रही है, कितनी मेहनत लग रही है, मेहनत के लिए भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम के लिए भी एस्टिमेट करा जा सकता है कि कितना समय लगेगा, और रिसोर्स के लिए भी एस्टिमेट करा जा सकता है। रिसोर्स मतलब होता है कि क्या संसाधन लगेंगे, रिसोर्स एस्टिमेशन भी हो सकता है। ठीक है, रिसोर्स एस्टिमेशन भी हो सकता है, और मैन पावर एस्टिमेशन भी हो सकता है। एस्टिमेशन तो किसी भी चीज के लिए करा जा सकता है। ये बात समझ गए? तो एस्टिमेशन आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इन बिजनेस estimation is very important aspect। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एस्टिमेशन। इसमें होता क्या है कि देखिए, किसी भी, जो कोई भी बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि मोबाइल की कंपनी है आपकी। तो अभी अगर आप मोबाइल की कंपनी में, मान लीजिए आप एकदम आज स्मार्टफोन कोई लॉन्च करना चाहते हैं, न्यू लॉन्चिंग है, न्यू मोबाइल आप बनाएंगे, पहले पहले आप नया मोबाइल बनाएंगे। ठीक है, उस नए मोबाइल में मान लीजिए आपने 5 मेगापिक्सल, आपने कहा सर ऐसा है कि हम अपनी जो मोबाइल फैक्ट्री है उसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगाएंगे। अब बताइए मार्केट में लेकर आएंगे, चलेगा आज के मुकाबले? स्क्रीन शो नहीं कर रहा है? स्क्रीन शो क्यों नहीं कर रहा है? अब देखो शो हुआ।
योर स्क्रीन इज नॉट शोइंग कर रहा है सर। अब हुआ? अंशिका अभी देखो। अच्छा मीटिंग लीव हो रही है वो उसकी। अरे कोई बात नहीं। तुम उसमें क्या कहते हैं, हम तुम्हें वो लिंक भेज देंगे ना उस पे, यूट्यूब पे, वो देख लेना बाद में। वो नेटवर्क की वजह, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल, तो 5 मेगापिक्सल का कैमरा वाला मोबाइल अगर आजकल बनाया जाए तो चलेगा। और दाम हम ले 15,000 रुपए, और इसका दाम रख दें कि भाई 15,000 रुपए में बेचेंगे। बिकेगा? बताइए। बिकेगा ही नहीं। तो एस्टिमेशन हमें ऐसा करना है कि क्या बनाना है जो हमारे गेस हो वो एकदम सटीक हो, अकॉर्डिंग टू द मार्केट हो, मार्केट के हिसाब से। चलो तुम लोग एस्टिमेट करो, अगर आज कोई तुम लोग मोबाइल बनाओगे तो कैसा बनाओगे बताओ। चलो एक एस्टिमेट करो तुम लोग, बताते जाओ, हम लिखते जाएंगे। आप लोगों को अगर आज कोई मोबाइल बनाना है, अगर आज की डेट में कोई मोबाइल बनाना है, न्यू मोबाइल, तो हमें बताओ कि क्या क्या उसमें कॉन्फ़िगरेशन आप रखेंगे। अंदाजा ऐसे ही लगाना है, सबको गेस करना है। एस्टिमेट करिए। पहली बात तो कैमरा कितना रखेंगे, बताइए। कैमरा और स्क्रीन कितने इंच की होगी, मोटे मोटे तौर पे ले लेते हैं, ठीक है ना। और इंटरनल मेमोरी कितनी होगी, और रैम कितनी लगेगी, ठीक है। और कैमरे में दोनों, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा, कितने कितने मेगापिक्सल का होगा, ठीक है। और एक्सटर्नल यानी कि एक्सपेंडेबल मेमोरी कितनी लेंगे, एक्सपेंडेबल। मीटिंग अगर कट हो जाए ना तो फिर से ज्वाइन करना, रीज्वाइन। अगर चलते चलते कट हो जाए तो एक बार फिर ज्वाइन कर लेना। वैसे कटेगी नहीं, कट गई तो फिर से। बताओ। तो ये सब हम लोग जो भी देखेंगे, तो मार्केट के हिसाब से देखेंगे ना, मार्केट में जो चल रहा है। अगर मार्केट में 50